इवन में कि फॉर्मूला आकर क्रिएट कहाँ से होता है। देखो सबसे पहले अपने पास में ये कोई ए वेक्टर है, मैं इसको छोटा ही बना रहा हूँ, ए वेक्टर। और ये वाला कोई बी वेक्टर है। तो ध्यान से ये बताएं इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो एंगल पे डिपेंड करेगा, सीधी सीधी बात थी। दो वेक्टरों को बनाते टाइम पे अगर उनके बीच का एंगल बनाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, दैट्स इट। अब दूसरी काम की चीज कि हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे वो सुन। कुछ समय तक तुम्हें देखना होगा, लेकिन बाकी तुम एकदम सेट मारोगे, देख लेना। हमने एक बात सीखी थी, हम वेक्टर को किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं बिना घुमाए, और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। उठा के रख सकते हैं लेकिन रोटेट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते उसको। तो मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया। मैं वैसे तो ड्रॉ कर सकता हूँ दोबारा से, लेकिन मुझे करना नहीं है। कुछ तुम्हें ये बताना है कि मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी गई है। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। क्योंकि अगर वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसके लिए हेड से क्या जोड़ना होता है, टेल। ए और बी का आंसर कहां से मिलेगा तुम्हें, एक ऐसी लाइन जो उसके ट्राइंगल को कंप्लीट करती हो। मतलब तुम यहां से चलते हो, तुम्हें यहां तक पहुंचना है, तो ये वाली वो लाइन है। और इस लाइन को अपन लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। मुझे ये निकालना है कि ए और बी का प्लस कितना बैठेगा, बस इतनी सी बात है। थोड़ा डायग्राम भले ही ऐसा बनता है लेकिन देख लेंगे। दूसरी काम की चीज और सुन ले कि नीचे का ए है तो ऊपर भी ए बना दो। और अब मैं तुम्हें सारी बातें एक बार में सेट कर दूंगा। थोड़ा स्टार्टिंग अजीब है इसकी, ऑब्वियसली हमें लगता है ये वो, तो पर कोई बात नहीं, तो इसको बढ़िया सीखोगे, इससे चिंता मत करना। बस एक छोटी सी बात ये, जरा ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी किस प्रॉपर्टी से होता है, एक छोड़ के एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग। एक एंगल अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। इसको तुम ऐसे जान लो कि भाई अगर अपने पास में ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि अंदर वाले एंगलों का सम 180 आना चाहिए। और लीनियर फिगर लगने से अगर ये वाला 120 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 60। तो मतलब ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये वाला थीटा बना दिया। अब सभी को ध्यान से कुछ कुछ बातें समझनी है कि मुझे इसका सम निकालना है कि अगर आर की वैल्यू √a² b² 2ab cos आती है, वो सही भी आती है, कि आती कैसे है तो वो समझे। हम इस वेक्टर से ऐसे करके लाइन खींचते हैं लोग, एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, 2 लाइनें खींच दी गई। और सभी को इन लाइनों की वैल्यूज बतानी है। एक बात करना, थीटा के सामने वाला और थीटा के नीचे वाला। अच्छा, और ये क्या चीज है, ये तो बी है ना, ये वाला, ये बी वेक्टर है, ये वाला बी है। बी की लंबाई किससे रिप्रेजेंट करोगे, अरे बी है, छोड़ो यार, तुम क्यों बन रहे हो, ये बी वेक्टर है, ठीक। अब मैं तुम्हें बात बोलता हूँ छोटी सी, तुम बस मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा खुलवा के वैल्यू पुट करवा दो, कुछ नहीं करना। साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h। तो सभी लोग यहाँ ध्यान से देख के बताएं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा थीटा के सामने वाला नहीं पता मुझे, और हाइपोटेनस b है। मैं इसको उधर भेजूंगा मल्टीप्लाई में, तो b साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर। ध्यान से, मैं रुक जाऊंगा इस काम करने के बाद 2 मिनट तक। कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस नहीं पता मुझे, लेकिन हाइपो कितनी है इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसकी हाइपोटेनस कितनी है, b। और जब इसको भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो b cos थीटा इक्वल टू में इसका बेस निकल के आ गया। कुल मिला के बात ये कि अपने पास में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस तो निकल के आया b cos थीटा, और इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर निकल के आया b sin थीटा। पहले सभी लोग डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ तक शांति से पहुंच जाओ, मैं आगे जाना ही नहीं है इससे। चलो बात समझो, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल करके उसका बेस और उसका परपेंडिकुलर निकाला है, दैट्स इट। इसके ऊपर एक शब्द नहीं है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल करके बस परपेंडिकुलर और बेस निकाला है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें साबित करना है कि √a² b² 2ab cos थीटा
दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका होता है, बस इसलिए। दो वेक्टरों को जोड़ने का तरीका अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा है। इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मेलिटीज की, लेकिन सबसे काम की बात की राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस का इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर और बेस फाइंड किया। बस परपेंडिकुलर बेस निकालने पे जोर देंगे कि वो कैसे निकला, कुछ नहीं सोचना उससे ऊपर कि वो ऊपर का तीर क्या था, पहले शिफ्टिंग क्या थी, वो सब छोड़ दो, कोई नीड नहीं है किसी भी चीज की, सिवाय दो बातों को समझने की, पी और बी। वीरता वाले युद्ध को लड़ते हैं, लड़ना लड़ना कुछ नहीं, मैं तो बस ये डायग्राम बना के खत्म हो जाऊंगा, बस तुम देख लेना। सभी लोग ध्यान से देखें, ये देखो तो भाई यहाँ पे एक चीज देखिए, उसका नाम है ट्राइंगल। मैंने ये ट्राइंगल दिखाया, मैंने ट्राइंगल अलग से भी बनाया। सभी लोग मुझे इस ट्राइंगल में, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, इसमें आते बता दो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, किससे रिप्रेजेंट किया गया उसको, आर से। ये बेस किस किस से मिलके बना, ए से, और तो ये वाला है a प्लस बी cos थीटा, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर कितना है वो b sin थीटा, और कितने का एंगल है इनके बीच में 90 का। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे फेमस थ्योरम 360, 90 के सामने वाली हाइपो, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो तुम सभी का एक सिंपल काम है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह पे सभी लोग क्या रखेंगे बताओ, r स्क्वायर, p की जगह पे क्या रखेंगे b sin थीटा का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और उस कहानी में सबसे मेन काम का टर्निंग पॉइंट कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल जो छोटा वाला था, इसमें p और b बनाना। फिर इसी छोटे वाले ट्रायंगल के बाद में तुमने इसको बड़े में कन्वर्ट करके ध्यान से देखा, सभी लोग फॉर्मूला खोल रहे हैं। ये तो सिंपल है, स्क्वायर, ये वाला भी सिंपल है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोलेगा, बस खोल दो, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो सब के सब, ऐसे करके खोलो पहले। हमें डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, क्या ये पेपर में आती है, नहीं, बस कोई तुमसे पूछ ले कि फॉर्मूला ड्राइव कर सकते, कोई पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, बस इसीलिए ये जो कोई है ना, बस यही हो रही है बस। कैसे लेट हो जाता है, मैं इस पैसे भी आज अब आजकल मैं जल्दी छुट्टी करता हूँ 2-4 दिन से। कल बताता हूँ, संडे है ना। ये वाला क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब तुम्हें इसमें और बहुत सी एक चीज देखनी है,
ये वाला क्या है v स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये वाला कौन सा है v स्क्वायर कोस स्क्वायर। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई ये काम करियो, ये तो a स्क्वायर ठीक है अपनी जगह पे, यहाँ b स्क्वायर कॉमन ले ले दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2ab cos थीटा। अच्छा और काम कर ले, फिर जानता है ना कि a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या बन गया, और वन इतना फ्री का आदमी कोई नहीं लिखता उसको, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2ab cos थीटा। अच्छा अगर इसको हटेगा तो क्या लगेगा इसके ऊपर रूट, और जैसे ही रूट लगेगा r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे काम की बात, ये फॉर्मूला ड्राइव होने से ज्यादा इस बात की अहमियत रखता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बना क्यों है, क्योंकि 12 और 5 का प्लस 17 7 और 13 के सिवाय कुछ भी हो सकता है, मतलब वो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर किस एंगल पे इंक्लाइन करें, वेक्टरों के बीच का एंगल डिसाइड करेगा कि उनको जोड़ने में कितना आंसर आता है। इस फॉर्मूले का सबसे मेन रीजन कि बस तुम्हें इसका लॉजिक पता हो कि इस्तेमाल कहाँ होता है, इंस्टेड ऑफ तुम्हें ड्राइव करना आता हो या ना आता हो। लोग तो जानबूझ के कर लिए पर वो बड़ी चीज नहीं थी, तो इस चीज को ध्यान रखें, दैट्स इट मोस्ट इंपोर्टेंट। जब ने डायग्राम बनाया तो इसका P और H निकालने वाला सबसे काम का मैथ था, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में तुमने क्या अप्लाई किया PGT, तो इस चीज को फिनिश कर देना, खत्म। ये कब इस्तेमाल होता है, उसी पर अड़े रहेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं सीखे सुनेंगे और जानेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब जरा चैप्टर के मैथ में चलो, चैप्टर के मैथ में तुम्हें ये समझ में आ गया फॉर्मूला और मेथड। मेन कौन है फॉर्मूला, क्योंकि वो बताता है कि i मल्टीप्लाई आई 1 होगा, i मल्टीप्लाई j 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 हो जाता है। तो मेन मेथड नहीं है, फॉर्मूला है। अब तुम लोग पहले इसे पढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर कितने कर चुके हो, सबके अलग अलग है क्या, 42 कर चुके हो, 41 कर चुके हो, ठीक है। चैप्टर की मैथ का चौथा पॉइंट नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट लिखना ज्यादा पसंद करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग पढ़िए। अब पढ़ने से पहले कुछ कहानियां इसके अच्छे से सुन समझ लें। पहले तो तुमने जितने दिनों में चैप्टर का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट पढ़ लिया, लगभग ठीक उतने ही दिनों में तुम ये चौथा पॉइंट पढ़ोगे। ये कहानी बहुत लंबी चलती है, और ऐसा मान लो कि वेक्टर की पूरी तैयारी जो तुम्हारे साथ की गई है वो अब तक इसी को पढ़ाने के लिए, इसी को समझाने के लिए की गई है। अब तक तुम्हारे पास में कुछ सिंपल से बेनिफिट ये होंगे कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब दे दोगे, तो बहुत बढ़िया। स्केलर मल्टीप्लाई को स्केलर मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, ये बताओ। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर ही क्यों कहते हैं? मैं किसी को पता है कि नहीं? हाँ खुशी, सुनो, स्केलर को स्केलर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करके वो कैसी क्वांटिटी देता है, संख्या, स्केलर देता है। ऐसा वेक्टर जो दो, एक सेकंड, क्रिकेटर का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाई, अरे अभी यार वेक्टर चल रहे हैं, वेक्टर, हाँ लगभग 8 घंटे में, ठीक है। हाँ भाई, वेक्टर को वेक्टर क्यों कहते हैं, उससे पहले स्केलर को स्केलर क्यों कहते हैं? स्केलर को स्केलर इसीलिए कहते हैं वहां पे दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई तुम्हें क्या देता है, बस एक संख्या। जैसे बात समझते हैं, अगर मेरे पास में ये क्वांटिटी है, उसका नाम है 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, ये स्केलर है कि वेक्टर, ये बताओ।
तुम्हें कैसे पता? बहुत छोटे मोटे जवाब निकलने चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वेक्टर है? क्योंकि साहब इसके पीछे आई कैप, जे कैप और के कैप, जिसके ऊपर टोपी होती है वो वेक्टर है। कैप है जिसके ऊपर। अगली चीज दी वेक्टर 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 5 के कैप। हाँ जी, ये भी वेक्टर है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो सिंपल चीज है, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 20, आंसर क्या रहेगा? ये क्या चीज है 20? क्योंकि इसके पीछे कोई कैप नहीं है। तो वेक्टर को स्केलर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज देता है जो बस संख्या होती है, उसमें कुछ भी बचता नहीं है, आई जे के कुछ नहीं बचता। सवाल, वेक्टर को वेक्टर क्यों कहते होंगे? क्योंकि इसमें जब तुम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा। स्केलर को स्केलर कहने का रीजन, हम इसमें दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बस क्या रह जाती है? एस माने संख्या, यानी कि बस एक स्केलर वैल्यू बचती है। लेकिन वेक्टर को वेक्टर क्यों कहते होंगे? क्योंकि जब इसमें तुम दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मतलब वेक्टर आने का मतलब वो सिर्फ संख्या नहीं होगी, उसके पीछे आई कैप, जे कैप और के कैप लगा होगा। सबसे पहले दोनों में अंतर शब्द उसको कहने का रीजन। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी देगा। यहाँ के मल्टीप्लाई को तुम डॉट से नहीं दिखाते, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और उसके मल्टीप्लाई को किससे दिखाते हैं? डॉट से। इसको पढ़ने के तुम्हारे पास में दो मेन तरीके हैं। सबसे पहला तो मेथड है और दूसरा फॉर्मूला। बिल्कुल सेम उसी टच के साथ निकलेगा। ठीक, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सवाल, पूछने पर दिया जाने वाला जवाब। वेक्टर को वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे आई जे के आंसर आते हैं, और स्केलर को स्केलर क्यों कहते हैं? मल्टीप्लाई होने पे संख्या आती है, बस कुछ आई जे के नहीं लगता। अब इसी को जरा ध्यान से सीख ले। मेथड कब वैलिड है? अगर तुम्हें ध्यान हो तो बता दो, वरना फिर मैं लिख ही दूंगा। जब कैसे हो और फिर ऑनर, और फॉर्मूला कब वैलिड है? वो तो हमेशा वैलिड है, पर फिर भी लिख देता हूँ कि न्यूमेरिक वेक्टर्स के टाइम पे, न्यूमेरिक जब गिनतियों में कहानी चल रही है तब। अब फॉर्मूला क्या है वो जानने से पहले सभी लोग मेथड सीख लो। अपने पास में कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस के 5 जे कैप माइनस के 3 के कैप, और हमारे पास में वो बी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 के कैप। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इनका भाई सभी लोग क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी निकालना है। बहुत आसान खेल है वो। डॉट निकालना तो काफी ठीक था, इस आई का आई से, जे का जे से, के का के से, लेकिन क्रॉस निकालने के लिए काफी सही चीज है आई जे के। ये 2 5 3, ये वाला 3 माइनस के 2। अच्छा, अब ये कौन है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका आई कैप। अरे इसीलिए हमने मैट्रिक्स पहले पढ़ा, वेक्टर नहीं पढ़ा। हाँ, वो है हृदय में चैप्टरों के अंदर सब में। आई काट के करो मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 माइनस 3 दूनी 6। बीच वाला कैसा लेते हो? उसके पीछे का लॉजिक पता है ना, पावर और हो जाती है इस वजह से। क्या कोई नहीं, माइनस के जे लेंगे। दोबारा आ जाओ, इसकी 2 इसका कॉलम काट दिया, 4 दूनी 8 माइनस 3 दिया माइनस के 9, उसके बाद में के लिया, के लेने पर के की 2 और के का कॉलम काट दिया, 2 दूनी माइनस के 4 और 5 दिया 15। अगर हम ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या निकल के आएगा वो देखना। 20 में 6 गए तो 14 आई कैप, 8 और 9 माइनस के 17 जे कैप, और ये वाला माइनस के 19 के कैप। ये तुम्हारा आंसर है। पहले इस आंसर तक अपने आप को पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें बात दूंगा इसी करने। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर क्रॉस में करना हो तो मैट्रिक्स है। दिस इज कॉल्ड मेथड। मेथड खत्म, फॉर्मूला शुरू। इतना आसानी शुरू नहीं है। क्वेश्चन में 42 लिखोगे पहले। पढ़ाना और दिमाग में चीजों को डालने में फर्क है। अभी तक तुमने एनसीईआरटी टच तक नहीं करी है, तो लोग भी नहीं मिला।
सभी लोग क्वेश्चन 42 करें। हमारे पास में ये कोई ए वेक्टर है, डी आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 5k कैप, और हमारे पास में कोई बी वेक्टर है 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप। सभी लोग फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड फाइंड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो तो तुम्हारे मन में शंका हटा देता हूँ, तुम डॉट और क्रॉस साथ पढ़ोगे ना तब जाके समझ में आएगा कि दोनों में फर्क है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग कितना भी बता दें कि वेक्टर इनटू वेक्टर अगर स्केलर देगा तो वो स्केलर हो जाता है, ऐसा दिमाग में बातें तो जाती हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता अक्सर। ए डॉट बी निकल गया होगा, ए क्रॉस बी पे ध्यान लगाओ, सही निकालना है ना, गलत नहीं। पहले का आंसर बता दो, 3 दूनी 6 माइनस के 8 और माइनस के बनते कितना, माइनस के 17। हाँ जी ठीक है। दूसरे का आंसर निकाल लेते हैं। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो सबसे पहली बात आई नाम का आदमी पहले आएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 4 बन जे 20, फिर माइनस के जे लेंगे तो इसके तो उसका कॉलम काटा 3 दिया 9 माइनस के 5 दूनी 10, उसके बाद अपन लोग के लेंगे और के हटते ही 4 दिया बाद है माइनस 2 दूनी माइनस के 4, यानी तुम्हारे पास में ये वाला जो आंसर है तो कुछ ऐसे जम के आएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू में 6 में से 20 गए तो माइनस के 14 आई कैप माइनस यानी प्लस के 19 जे कैप और 12 प्लस 4 16 के कैप। अब तुम मुझे बहुत सिंपल सवाल का जवाब दो, दोनों ए और बी हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बस क्या बचा, ओनली 17 है, तो कैसा मल्टीप्लाई कहलाएगा, स्केलर। लेकिन यहाँ पे उन्हीं ए और बी का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 14 आई कैप 19 जे कैप और 16 के कैप। ये किसकी फॉर्म में आया, आई जे के की फॉर्म में। इसीलिए इस मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब तुमने एक ही सवाल किया, एक ही और भी था, लेकिन उसके आंसर अगर तुम डॉट की प्रोसेस में करोगे तो ओनली गिनती में आता है, लेकिन अगर तुम क्रॉस की प्रोसेस में करोगे तो आंसर आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में आता है। जो ओनली संख्या की फॉर्म में आया उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जो आई जे के की फॉर्म में आया उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझो। अब वापस पूछता हूं जो मैं तुमसे लगभग 5-7 मिनट पहले पूछा था, स्केलर मल्टीप्लाई को स्केलर मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई होने पर बस एक संख्या आती है। लेकिन वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई होने पे संख्या नहीं आती, पूरा का पूरा वेक्टर आता है आई जे के। हाँ, दोनों करने का तरीका अलग है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और हमें जो इसके अंदर पढ़ना है वो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे काम करेगा, और सच में यही है सबसे खतरनाक चीजों में से एक चीज जो समझानी है। पहली बात, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए जगह ही चाहिए, पूरा एरिया चाहिए समझाने के लिए, बड़ी अच्छा खासा। और एक दिन में समझ में नहीं आता, मतलब मैं पूरा कर लूंगा पर दिमाग में नहीं पहुंचेगा तुम्हारे, उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा। सभी लोग फॉर्मूला देखें पहले इसका। परपेंडिकुलर के दूसरे नाम बताओ एक,
90 के एंगल पे जो गिरता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल। और टेंजेंट, टेंजेंट आगे ऑल्टीट्यूड, हाइट, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ये सब एक ही चीज है लगभग। तो वैसे करते हैं, मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखता हूँ। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखेंगे सभी लोग। जैसे ए डॉट बी का था वैसे ए क्रॉस बी का। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, गलत है अभी तक, एन कैप। अब सही। इस पूरे खेल में एक चीज जिस पे तुम्हारी नजर हमेशा बनी रहे वो सुनो, एन कैप। जिस दिन तुम्हें ये एन कैप समझ में आएगा ना, उस दिन तुम्हें वेक्टर तुरंत समझ में आ जाएगा, एन कैप। लेकिन अगर तुम डॉट का फॉर्मूला देखोगे वो क्या था? ओनली ए डॉट बी इक्वल्स टू में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लगभग सब कुछ सेम था। यहाँ पे ए बी साइन, ए बी ट्रिग्नोमेट्री, ए बी ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यहाँ पे एन कैप और यहाँ पे एन कैप नहीं है। एक मिनट, इसमें कैप किस बात को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। और जिसके पास में डायरेक्शन होती है ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके पास में डायरेक्शन नहीं होती है ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन एन कैप है। और सारा खेल इस बात का कि एन कैप तुम्हें कितने दिनों तक समझ में आएगा, कब तक समझ में आएगा, वो सबसे बड़ा काम है। कि तुम्हें आज या कल या परसों कितने दिन तक तुम एन कैप समझने के लिए ही पढ़ाई कर रहे होगे कि व्हाट इज एन कैप। मैं तो फिर भी कोशिश कर लेता हूँ समझाने की, ध्यान से बात सुनो। पहली बात, फॉर्मूला वैलिड तो हमेशा है, लेकिन हम फिर भी इस बात से थोड़ा सा मुकर के लिख देते हैं कि हमें कब लगाना, जब कैसा वेक्टर होगा? न्यूमेरिक वेक्टर होगा। जैसे कि अपने पास में ये कोई वेक्टर है 4 मीटर का और ये वाला कोई वेक्टर है 5 मीटर का, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो सबसे बहुत सिंपल सा प्रश्न ये है कि इनका क्रॉस निकाल लो। फॉर्मूला पता है तुम्हें? एक 4 है, एक 5 है। इसमें एक बहुत काम कीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू 4 है और बी वेक्टर की जो लंबाई है वो 5 मीटर है लंबाई। ए का मोड 4 है और बी का मोड 5 है। निकालो ए क्रॉस बी। बस सारा समय इस खेल में लग जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन इसी बात में कि एन कैप क्या है। वेक्टर को पढ़ाने में इतना जोर क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स डीडी कनेक्ट होता है। तो तुमने जो सिलेबस को एक सही रिदम पे पकड़ा था ना, वो यहाँ के बहुत स्लो हो चुका है। तो अपने स्कूल में वेक्टर कितना पढ़ोगे वो भी सुन लो। 4 एक्सरसाइज है, हमने पहली एक्सरसाइज नहीं है, 3 एक्सरसाइज खत्म करेंगे। और तीनों में 10 सवाल है लगभग 30। आंसर बताओ। हाँ, मुझे एन कैप सुनना था। एन कैप सही है, इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो मॉड ए यानी कि 4 इंटू में 5 इंटू में साइन 30 और इंटू में एन कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू में 4 बन जाए 20 साइन 30 का 1/2 इंटू में एन कैप। इतनी भयानक ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन कैलकुलस वगैरह करने के बाद में हम इस चीज को आराम से कर रहे हैं। बताओ कि 10 एन कैप ये क्या समझाता है तुम्हें, वो तुम सुनो। अब तुम ये सुनो कि एन कैप का मतलब क्या है, ये सुनो, लंबे समय तक सुनते रहना। बात हल्की जाए 5-10% जाने देना, हौले हौले ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। तुम सभी को एक बात तो साफ समझ में आती है कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई 10 है इस वाले केस में। बात ये भी ध्यान रखिए 10 का मतलब क्या है। 10 एन कैप का मतलब है 10 नॉर्मल है। मतलब ये कि अगर अपने पास में ये कोई 4 वेक्टर है, ये वाला कोई 5 वेक्टर है, 4 और 5, इनके बीच का एंगल कितने का है? ये हाथ पीछे नहीं बनता। हाँ भाई, तुम्हारे पास में ये वाला वेक्टर है 4 मीटर का, ये वाला वेक्टर है 5 मीटर का, इनके बीच का एंगल कितना है? 30 का। तो जब तुमने 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10। 10 वेक्टर है ना, 10 आया आंसर। वो 10 आंसर मतलब 10 मीटर आंसर आया।
वो 10 मीटर कहाँ होगा वो सुनो। तुम सभी ने बोतल खोली होंगी, पेचकस चोबे खोले निकाले लगाए होंगे। तो अगर तुम लोग चोबे में ऐसे घुमाते हो पेचकस तो वो अंदर जाएगा कि बाहर? बोतल है ठीक है भाई। हाँ भाई, ढक्कन कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। और अगर मैं ढक्कन को ऐसे घुमाता हूँ, 1 मिनट, ये क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से ऐसे घुमाया, ऐसे, ढक्कन कहाँ जाएगा? दुनिया के सारे ढक्कन ऐसे ही होते हैं। मैं किसी को मार्बल का डाउट है, मार्बल से उल्टा होता नहीं, तो दोनों घूमती हैं चीजें, एक तो सीधा एक उल्टा घूमेगा ही। नहीं समझे? फिर तुम बोतल को खोलने का एक तरीका, ढक्कन पकड़ो उल्टा घुमा दो, अच्छा ये तो तरीका, ढक्कन की जगह बोतल घुमाओ। तुम मुझे बस एक छोटी सी बात बताना, हमेशा के लिए तुम दोनों प्रोसेस ट्राई करना, दोनों प्रोसेस। जैसे पहली प्रोसेस कि अपने पास में हमने पेचकस यूं घुमाया तो क्या होगा, और यूं घुमाया तो क्या होगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, ऐसे घुमाएंगे तो चोगा बाहर निकलेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो चोगा अंदर जाएगा वापस से। अगर हमने पेचकस यूं घुमाया तो चोगा अंदर, और उल्टा घुमाएंगे तो, अगर तुम्हें उल्टा घुमाने से ये पता लगाना है कि चोगा अंदर जाएगा कि चोगा बाहर जाएगा, दोनों ट्राई करना अपने मन में। बाहर जाएगा जी, मन में दोनों ट्राई करोगे तभी सही जवाब निकलेगा। तो एक बार में बोलो कि ऐसे करके नहीं आ सकता, दोनों ट्राई करो। वैसे मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अपने पास में हमने किसका मल्टीप्लाई किससे किया? 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया। जब तुमने 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो तुम ऐसे घुमा रहेगा, ऐसे। तुम ये बताओ अंदर जाएगा कि बाहर? ऐसे पेचकस, और ऐसे करोगे तुम तो जब 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा 10, देखो 10 होगा नीचे 10 मीटर, और ये जो 10 नाम का आंसर आएगा वो 5 से और 4 से दोनों से कितने का एंगल बनाएगा? ये आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दोबारा, अगर तुमने 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो आंसर कितना आएगा? अब भी 10 आएगा, लेकिन इस बार जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा? 10 मीटर ऊपर की ओर। अब तो मुझे पहली बात 2-3 बातें समझ लो। सबसे पहली बात तो ये कि जो आने वाला आंसर होगा, आने वाला जो आंसर होगा वो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के। मतलब ये जो 10 नाम का आंसर है ये ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर। सबसे पहली काम की चीज तो ये। दूसरी बात, अगर ए इंटू बी करेंगे तो आंसर 10 कहाँ पे है? नीचे, और अगर बी इंटू ए करें 10 कहाँ पे है? ऊपर। यानी कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए सेम नहीं होता। हमने वेक्टर में बात पढ़ी थी, वेक्टर इक्वल कब माने जाते हैं? जब वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लेकिन इस वाले केस में ए इंटू बी करने पर भी 10 आ रहा, बी इंटू ए करने में 10 आ रहा, बात तो ठीक है, उनका मैग सेम है, लंबाई सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ए इंटू बी करने पे नीचे की ओर आंसर होगा तो बी इंटू ए करने पे ऊपर की ओर आंसर होगा। मैं तुम्हें इन बातों को 2 पॉइंटों में तोल देता हूँ। पहला पॉइंट, ए क्रॉस बी करके आने वाला आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी करके जो आंसर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे, या तो राइट में होगा या लेफ्ट में। अब ये ऊपर होगा कि नीचे, इस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? मुझे ये सारी बातें लिख के बतानी है, ठीक है? ध्यान से बात सुनो। हम ए क्रॉस बी करके जब भी आंसर निकालेंगे, 10 नाम का जो आंसर आया, सबसे पहली बात जो आंसर निकल के आया, आंसर को रिजल्टेंट कह लो। और अगर तुम बिल्कुल हाँ सब कोसी कला में रहते हैं, आंसर उत्तर ये जो निकल के आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहली बात तो ये लिखें, ए क्रॉस बी में आने वाला आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के ऊपर या नीचे। पहली बात तो ये, क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो एन है ना वो इसी बात को दिखाता है, एन वाई नॉर्मल होगा आंसर, नॉर्मल अर्थात परपेंडिकुलर होगा।
पहली बात तो ये साफ होती है, तो जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस करेंगे तो दोनों में आने वाला आंसर परपेंडिकुलर है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या वो सुनो, दूसरी बात है कि ए क्रॉस बी का आंसर और बी क्रॉस ए का आंसर सेम नहीं होगा। वो एक चीज में तो सेम होगा, लंबाई में, यार 10 तो है ही है, पर सेम किस में नहीं होगा? वो किस रीजन सेम नहीं है? वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब वो डायरेक्शन में भी सेम हो जाते हैं। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस वजह से। अब इसी में तीसरी बात निकल के आती है, फिर आखिर डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? ये डायरेक्शन कैसे निकलती है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास में नियम आता है, उसका नाम होता है स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, और देन क्या क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल लिख देता हूँ ना फिलहाल, कि तुम लोग उसमें पढ़ोगे अभी तो चैप्टर 4, उसमें भी पढ़ोगे, उसमें है बहुत तगड़ा खेल है। मतलब जो पहला फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। वो साइन थीटा यही है, ये वेक्टर ही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, गॉस 10 की पावर -4 ऐसा कुछ है। खैर कोई बात नहीं, पहली बात तो ये समझ लें कि ए क्रॉस बी करके आने वाला आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से सेम नहीं होता, एक ऊपर होगा तो एक नीचे की ओर होगा। अब वो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? स्क्रू घुमाना, तुम्हें पेचकस घुमाना है, पेचकस घुमाने से तुम्हें जवाब मिला कर देंगे, जवाब ऐसे मिलेंगे, इनवर्ड होगा जी, अंदर जाएगा, या फिर आउटवर्ड होगा, या फिर राइट होगा या लेफ्ट, आउटवर्ड या फिर राइट या फिर लेफ्ट। तो चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ स्क्रू रूल। तो बस ये बताना है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, बस ये बताते रहना लगातार। 3D में अरे तुम 3D नहीं करोगे, ये समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, कुछ कुछ बात बन जाती बहुत बड़ी। बहुत सही स्पष्ट बनाई जाए, सही है, वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन कम है। ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, ये वाली वाई और ये वाली जेड, किसी को कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता खास। आई कैप, जी कैप और ये वाली के कैप, अंदर समझ में आ गया होगा दोनों में ना, एक्स और आई में कुछ कुछ डिफरेंस तो है। अब बात सुनो जरा ध्यान से, इसको ऐसे देखने का बेनिफिट नहीं है, कोई मुझे 3D मॉडल से दे दो, कोई पेन वैन दोला, एक ये दे और एक मेरे पास ये रहा, इसका टैब पड़ा होगा, पता नहीं। ये आना नहीं चाह रहा, दूसरा कौन दे? हाँ भाई, सभी लोग साफ स्पष्ट शब्दों में समझ लें। ये सवालों के जवाब देते रहना, दिमाग से सोच, जल्दबाजी मत फटक देना। तो क्या कर देता हूँ, उल्टे वक्त सही है। चलो, ये वाली कौन सी एक्सेस है? ये वाली कौन सी है? और ये वाली कौन सी है? जेड। अब तुम लोग ध्यान से बात सुनो, ये आई कैप है, ये वाली जे कैप है और ये वाली के कैप है। तो बस ये बताना है, अगर आई इंटू जे करेंगे, आई इंटू जे, तो पेचकस कहाँ जाएगा? मैंने आई इंटू जे किया, ये आई है, ये जे है। अगर आई मल्टीप्लाई इंटू जे करेंगे तो ऐसे करके उल्टा घुमा के देखो बाहर निकल के आए,
ऐसे करेंगे तो अंदर क्यों जाएगा, तो कौन सी दिशा में जाएगा, के की डायरेक्शन में। अगर हम लोग आई इंटू आई मल्टीप्लाई जे करेंगे तो अंदर जाएगा, अंदर यानी किसकी डायरेक्शन में, के में। और अगर जे इंटू आई करेंगे तो बाहर आएगा, बाहर यानी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस के। अगर आई मल्टीप्लाई, शांति से मैं आई और आई बोलता रह जाऊं, शांति से सोचो उस बात को। अगर आई मल्टीप्लाई जे करेंगे, आई इंटू जे ऐसे करके, तो आंसर कहाँ जाएगा, के की डायरेक्शन में यानी के कैप। और अगर हमने जे इंटू आई किया ऐसे करके, तो आंसर निकलेगा बाहर की ओर यानी कि माइनस के। अब इस बात को तुम वापस खुद ही सोचना, तुम्हें जे इंटू के करना है। अगर तुम जे इंटू के करोगे, जे इंटू के, ये जे इंटू के, जे इंटू में के ऐसे करेंगे तो जे इंटू के करेंगे तो आंसर आई कैप में। और अगर जे इंटू के करेंगे तो आई में जाएगा, और अगर के इंटू जे करेंगे तो आंसर माइनस आई। कुल मिला के आंसर दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर चलने दो आराम से। दोबारा से एक और पैटर्न बचा शायद, कौन सा, आई इंटू के करना है। आई का मल्टीप्लाई के से करने का मतलब है कि तुम अपने पेचकस को आई से के की ओर घुमाना है। आई से के की ओर जाओ, आई से के की ओर जाओ, आई से के की ओर। सोचो, अगर आई से के की ओर जाएंगे तो आंसर जे, और अगर के से आई की ओर आएंगे तो आंसर। कुल मिला के इस कहानी का मोटा मोटा सार, आई और जे का करेंगे तो के आएगा, या तो प्लस के आएगा या फिर माइनस के। अगर जे इंटू के करेंगे तो आई आएगा, या तो प्लस आई आएगा या फिर माइनस आई आएगा। और अगर के इंटू आई करेंगे तो जे आएगा, या तो प्लस का जे या माइनस का जे। एक बात तो हमें लगभग समझ में आती है कि हमारे आंसर दोनों के परपेंडिकुलर आने हैं। अब ये समझ में नहीं आता सब प्लस का जे कि माइनस का जे, तो उस कहानी को मैं सेट कर देता हूँ। ध्यान से देखें, डायरेक्शन के लिए इसको रूल का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे सामने बहुत अच्छी गणना रखी। आई जे के ऐसे करके 3 बातें लगाएंगे, आई लिखो, जे लिखो और के लिखो, और क्लॉकवाइज घूमने दो। आई इंटू जे करेंगे तो आंसर के, जे इंटू के करेंगे तो आंसर आई, और के इंटू आई करेंगे तो आंसर जे। और उल्टा तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के, अगर आई इंटू के करेंगे तो माइनस जे, और के इंटू जे करेंगे तो माइनस आई। क्योंकि वेक्टरों के आंसर जिन एक्सिस का मल्टीप्लाई किया है उनके परपेंडिकुलर आते हैं। इसी वजह से तुम्हें इस बात को सोचना पड़ेगा कि भाई जब मैं आई कैप इंटू में जे कैप करता हूँ, आई इंटू में जे, तो आंसर परपेंडिकुलर निकल जाएगा यानी के में निकल जाएगा। और अगर मैं के इंटू जे और जे इंटू के करूंगा तो आंसर परपेंडिकुलर निकल जाएगा, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सी है, के। जे और के कौन सी है, आई, और के और आई के कौन सी है, जे। तो जब परपेंडिकुलर निकलेगा तो हमें ध्यान रखना कि कौन सा आंसर कब आएगा। आई मल्टीप्लाई जे करने पे क्या मिलेगा तुम्हें, के मिलेगा, के इंटू आई करने पर जे मिलेगा। घूमने वाला तो उल्टा, वैसे ध्यान रखोगे, पहले इस चीज को लिखें। और हाँ वही बात, इसमें टाइम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा परफेक्शन लाने में, क्योंकि भारीपन महसूस होता है, होगा ही ऑब्वियसली। तो तुम चिंता करना मत करो, सब सेट हो जाएगा। एक बात और जिससे तुम जूझ रहे होगे फिलहाल, ये बंधना भी है, मतलब मैं बहुत लगातार बताए जा रहा हूँ, मुझे इसको कंप्रेस और करना है। कंप्रेस करके सामने रखूंगा ना तब काफी सेट जाएगा। सबसे पहली चीज, ये जो 10 नाम का आंसर आया था, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके, वो दोनों के परपेंडिकुलर था। ऊपर होगा या नीचे, वो किससे पता चलेगा, किस क्लू से। इस क्लू तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जीवन में पेचकस घुमाया कि नहीं घुमाया कभी, कि वो शोभा अंदर की ओर घुसेगा कि बाहर की ओर निकलेगा, वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, आई और जे का मल्टीप्लाई के देगा, जे के का आई देगा, के आई का जे देगा, और उल्टा घूमेगा तो माइनस के देगा। ए और बी और बी और ए का मल्टीप्लाई किस कारण से इक्वल नहीं होता है, क्या चीज इक्वल होती है,
ऊपर 10 नीचे 10, लेकिन वो ऊपर और नीचे हो गया ना, इसीलिए इक्वल नहीं है। तो कल को अगर किसी ने तुम्हारे सामने, एक सेकंड इकट्ठा करूंगा, अभी नहीं अभी तो रैंडम जाने दो। पहली बात में बोलेगी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होता है कि नहीं, बात पे आना ही मत, सामने ही होता है इक्वल। और फिर को तुमसे बोलेगी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के आगे मॉड लगा है, ये इक्वल होता है कि नहीं। अब भी बात में बताना, ऐसा मत कर लेना, आ जाना चुपचाप, क्योंकि इन दोनों डंडों का मतलब क्या होता है, लंबाई। ए और बी का मल्टीप्लाई करके लंबाई कितनी आ रही थी, 10, और बी और ए का मल्टीप्लाई करके भी लंबाई आ रही थी 10। तो मोड़ लगने का मतलब है लाइन की लंबाई अब सेम है, लेकिन अगर सिंपल लगाया तो मतलब वो सेम नहीं है। अब मैं तो बहुत छोटी सी जगह पे लेके चलता हूँ, उसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक वेक्टर अपने पास में, ये वेक्टर नाम है उसका 2i कैप प्लस के, 3j कैप माइनस के 2k कैप, और बी वेक्टर 3i कैप माइनस के, j कैप प्लस के 3k कैप। इसका क्रॉस निकालना, डाटा जानबूझ के बढ़ा दिया, पर मैं इसे जोड़ दूंगा, है ना, तो बलचा मत होना उससे। तो कभी तो बढ़ाना ही था ना, छाती पत्थर रख के कभी तो आगे चलेंगे। मत करो, रुक जाओ। इस सवाल का जवाब आई क्रॉस आई करेंगे तो, एक सेकंड, ए क्रॉस बी करेंगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। आई क्रॉस आई करेंगे तो मॉड आई साइन, आई और आई के बीच में कितने का एंगल है, 0 का, इनटू एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू 0, खत्म। वापस से अगर जे क्रॉस जे करेंगे तो आंसर किसकी वजह से, थीटा की वजह से। अगर के क्रॉस के करेंगे तो आंसर किसकी वजह से, थीटा की वजह से। अगर आई क्रॉस ए करेंगे तो सुन लो फिर मुझे, मॉड आई मॉड जे साइन 90 एन कैप। आई क्रॉस जे करने जा रहे हैं, आई की लंबाई 1, जे की लंबाई 1, साइन 90 1, और एन के यानी कि परपेंडिकुलर, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होता है, के। यानी कि जब आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर के बनेगा। जहाँ से खत्म किया वहां से स्टार्ट किया, जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आई बनेगा। जहाँ खत्म है के पर, अगला क्या होगा, के इंटू आई करेंगे तो आंसर जे बनेगा। अब मैं तो मल्टी करके दिखाता हूँ, तुम्हारे दिमाग को ये बात साफ समझ में आएगी कि पुराने पढ़ाने वाले तरीके में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने फॉर्मूला सीखा, उससे मेथड का इन्वेंशन किया, मैं दोबारा इन्वेंट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। 2y प्लस के 3j माइनस के 2k मल्टीप्लाई में 3i माइनस के j प्लस के 3k, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ए क्रॉस भी निकल के आएगा। 2 का सबसे करना है, ठीक है, ध्यान से। जब 2 का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 आई क्रॉस आई, 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 2 आई क्रॉस जे, 2 का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 आई क्रॉस के। दोबारा से 3 का सबसे किया, जब 3 का इससे करेंगे तो 3 जा 9 जे क्रॉस आई, जब 3 का इससे किया तो माइनस के 3 जे क्रॉस जे, और जब 3 का इससे करेंगे 3 3 9 जे क्रॉस के। फिर माइनस 2 का इससे करेंगे तो 6 के क्रॉस आई, माइनस 2 का इससे करेंगे 2 के क्रॉस जे, और माइनस 2 का इससे करेंगे तो 6 के क्रॉस के। तुम बताओ 0 कौन कौन बना, के से के किया 0, आई से आई किया 0, जे से जे किया 0। और देखना ए क्रॉस बी, तुम्हें एक बात समझ में आई, घटता क्यों है, घटता ही क्यों है मैट्रिक्स में, क्यों घटाते हैं, आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, एक नेगेटिव ऑटोमेटिकली आया, तो आई क्रॉस जे के है, और जे क्रॉस आई माइनस के है। दोबारा आई क्रॉस के क्रॉस आई जे, और आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के यानी कि माइनस के जे, और के क्रॉस आई यानी कि सिंपल जे। ऐसे करके एक और निकल के आएगा भी, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस जे माइनस के आई कैप। तो -2 और 9 -11 के
माइनस 6 और 6 माइनस के बाद है जे, और 9 में से 2 गए तो 7 आई, आंसर निकल के आया। किससे नहीं करेंगे? तुमने बस ये देख लिया, मैं तुम्हें इसको कल कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें बहुत तगड़ी फील जिंदा है, अभी भी मजे आ जाएंगे देख के, दिल कुछ प्रसन्न हो जाएगा। ये कल करते हैं।